हेलो बच्चों। आज हम अपना जो आपका टॉपिक था, जो चैप्टर हमारा था लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में और आज की क्लास में आपने देखा था कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये जो हमारे थिंकर थे, विचारक थे, इनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो आज जो हम टॉपिक लेंगे उसका नाम होगा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये आपकी बुक का, जैसे कि पहले बताया था, 5th चैप्टर है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपकी बुक में पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस नाम से ये आपकी बुक के अंदर और सपोर्टिंग मटेरियल में भी मटेरियल दिया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आपातकाल में ऐसा क्या हो गया था कि आपातकाल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। तो ये जो था कि 25 जून 1975 से अनुच्छेद 352 के प्रावधान के अनुसार आपातकाल लागू कर दिया था। तो आपातकाल को पढ़ने से पहले हम थोड़े से उनके कारकों के बारे में जान लेते हैं कि आपातकाल के प्रमुख कारक क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक कारक क्या थे, कि जो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उस टाइम किस तरह की स्थिति थी। देखिए, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये हम पढ़ चुके हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा जब दिया था तो उसके अंदर गरीबी हटाओ, गरीब के ऊपर मेन फोकस किया गया था। लेकिन क्या गरीबी हट गई? नहीं, गरीबी नहीं हटी थी। उसी सन में हमारा 1971 में ही बांग्लादेश के संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। 80 लाख शरणार्थी भारत आए, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ और युद्ध में अमेरिकी सरकार ने भारत की कोई मदद नहीं की। भारत को मदद यूएसएसआर ने उस टाइम की थी। उस टाइम क्या हुआ था बच्चों? तेल की कीमतों में भी बहुत वृद्धि हुई थी और 1973 में जो 23% महंगाई थी, वो 1974 में बढ़कर 30% हो गई थी। बेरोजगारी भी बढ़ने लगी थी। ये सब आर्थिक कारक के अंदर आता है कि आपातकाल में ऐसा क्या हुआ, आर्थिक स्थिति देश की खराब होने लगी थी, जिसके कारण सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी। सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया था क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, तेल की कीमतें बढ़ गई थी। तो सरकार ने क्या कहा? सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया। सरकारी कर्मचारियों ने क्या किया? हड़ताल कर दी कि हमारा वेतन क्यों रोका जा रहा है। उसी सन में हमारा मानसून भी असफल हुआ था। जब मानसून असफल हो जाएगा तो सूखे की स्थिति आ जाएगी, तो ऑब्वियसली कृषि पैदावार में गिरावट आएगी, खाद्यान्न में भी गिरावट आएगी। तो अब देखते हैं इस दौरान और क्या क्या हुआ। एक तो ये आर्थिक कारक हुआ। अब आप देखिए, इस दौरान कुछ इस तरह की घटनाएं घटी जिससे कि हमारा आपातकाल की स्थिति बढ़ गई। अब इसमें जेपी नारायण, जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, उसके अंदर हम जेपी नारायण थे। जेपी नारायण का बहुत बड़ा हाथ था गुजरात और बिहार के आंदोलन में, तो जो कि छात्रों का आंदोलन था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात के आंदोलन से। तो गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, हमें पता है। तो 1974 में के जनवरी माह, या हम ध्यान देंगे, जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने, खाद्यान्न संकट था क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, खाद्य तेलों के दाम बहुत बढ़ गए थे, अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। आंदोलन के अंदर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल होगी जो कांग्रेस से अलग थी। एक तो कांग्रेस थी और अन्य पार्टियां कांग्रेस के विरुद्ध हो गई, उन्होंने भी आंदोलन छेड़ दिया। गुजरात के अंदर क्या हुआ बच्चों? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने क्या कहा कि कांग्रेस को हटा देना चाहिए, कांग्रेस को दोबारा से चुनाव कराना चाहिए। विपक्षी दलों ने दोबारा चुनाव की मांग की। मोरारजी देसाई ने कहा अगर चुनाव नहीं हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे। अब ये मोरारजी देसाई वही मोरारजी देसाई हैं जो नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के पद पर बनना चाहते थे, याद आया आपको? तो लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया था, और तो ये वही मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने कहा अगर चुनाव नहीं होंगे तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। तो दबाव में आकर 1975 में चुनाव कराए गए और कांग्रेस हार गई। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि गुजरात और छात्र आंदोलन के अंदर आता है। तो ये आपातकाल के प्रमुख कारक के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं हम बिहार का आंदोलन। बिहार के अंदर भी छात्रों का आंदोलन था।
अब वो जनवरी में हुआ था, अब ध्यान रखेंगे जनवरी में हुआ था, और ये आपका मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन छेड़ दिया। उसका कारण क्या था? कारण सेम था। क्या कारण था? बढ़ती हुई कीमतें, बेरोजगारी बहुत थी, खाद्यान्न संकट था और भ्रष्टाचार था। तो क्या कहा गया? बिहार में ये सोचा गया कि हमारे आंदोलन को एक बड़े लीडर की ज़रूरत है, तभी हमारा आंदोलन सफल हो पाएगा। तो फिर जयप्रकाश नारायण को इसका निमंत्रण भेजा गया, और जयप्रकाश नारायण जो कि समाज सेवी बन चुके थे और सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने देश की ऐसी हालत को देखकर दोबारा से इस निमंत्रण को स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जो ये आंदोलन होगा ये केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे पूरे देश में फैलाना पड़ेगा। जब आपको याद होगा, इसीलिए उसको संपूर्ण क्रांति कहा गया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण ने निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन उसमें अपनी शर्त रखी कि जो हमारा ये आंदोलन होगा ये एक तो बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, और ये अहिंसा पर आधारित होगा, इसमें हिंसा नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान तो किया ही था उन्होंने। अब संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि रेलवे कर्मचारियों को भी अपने अपने हड़ताल में शामिल, इस आंदोलन में शामिल करने को कहा। तो जयप्रकाश नारायण ने रेलवे के कर्मचारियों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे छात्र उनके खिलाफ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, है ना, अन्य सरकारी कर्मचारी भी उनके खिलाफ हो गए थे, किसान भी उनके खिलाफ हो गए थे, अब रेलवे कर्मचारी भी उनके खिलाफ हो गए थे। इससे रोजमर्रा के कामकाज ठप होने का खतरा पैदा हुआ, और 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में यह अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। ये हम जेपी नारायण जब पढ़ रहे थे उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि ये जो रैली की थी ये रामलीला ग्राउंड में की थी, और ये देश की और अब तक की सबसे बड़ी रैली के नाम से जानी जाती है। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनके साथ अन्य पार्टियां भी शामिल होगी। देखिए, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ आपको याद होगा, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो भाग में डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस ओ जो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि सिंडिकेट थी, तो वो जयप्रकाश नारायण के साथ आ गई, और जनता तो पहले से उनके साथ थी, सोशलिस्ट पार्टी भी उनके साथ आ गई, भारतीय लोकदल भी उनके साथ आ गया। तो जयप्रकाश नारायण ने अन्य सभी दलों को अपने साथ जोड़ लिया इस आंदोलन में। तो ये एक महा आंदोलन बना, और यही संपूर्ण क्रांति बनी थी। तो इससे कोरिलेट करते हुए हम अपने आपातकाल को देखते हैं कि वो किस तरह से उसमें शामिल हुआ। इन दलों ने जेपी को, जो जयप्रकाश नारायण थे, उनको इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इंदिरा के बाद जो भी देश को संभाल सकता है वो जेपी नारायण ही है। लेकिन जेपी नारायण ने पहले ही राजनीति से संन्यास ले चुके थे, वो तो सिर्फ आंदोलन के मुखिया बनकर आए थे, उन्हें राजनीति में किसी पद की कोई लालसा नहीं थी। अब देखिए, इन आंदोलन को कांग्रेस तथा इंदिरा के खिलाफ माना गया। इस आंदोलन, ये जो आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी पार्टियां एक साथ आ गई थी, इस आंदोलन को कांग्रेस और इंदिरा के खिलाफ माना गया। अब देखते हैं कि क्या इसके साथ विवाद के कौन कौन से मुद्दे थे जिसके कारण आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, या कांग्रेस को क्या हुआ। विवाद के 3 प्रमुख मुद्दे थे। सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष था। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस टाइम, और न्यायपालिका के बीच कुछ संघर्ष हुए। वो विवाद के मुद्दे क्या थे वो देख लेते हैं। पहला जो मुद्दा था वो था, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सबसे पहले तो यही एक मुद्दा था कि संसद जो है, जो सांसद चुनकर जाते हैं, निर्वाचित होकर जाते हैं, क्या वो किसी भी मौलिक अधिकार जो कि संविधान में लिखे गए हैं उनमें कोई कटौती कर सकता है? दूसरा जो मुद्दा था वो था, क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति का अधिकार में काट-छाँट कर सकती है? आपको याद होगा 11th क्लास में पहले हमारे संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इस मौलिक अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है। और तीसरा जो मुद्दा था, मेन जो मुद्दा था, वो तीसरा था न्यायाधीश बनाने का मुद्दा। क्या हुआ था, पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनता था जो वरिष्ठ जज होते थे। ठीक है, जो न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ होता था वही मुख्य न्यायाधीश
बनता था। लेकिन इंदिरा के टाइम में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार के टाइम में क्या हुआ, 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी की गई और एन रे जो कि जूनियर थे उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो सरकार और जो कोर्ट थी, न्यायपालिका थी, उनके बीच में भी ये एक संघर्ष का मेन कारण था। अब आगे देखते हैं कि और इसमें क्या रीज़न रहा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अब उन दिनों में इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट भी उसकी मुट्ठी में रहे, तो ये सब उनके विवाद के कारण थे। तो बात उन दिनों की है जब 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंची थी और जो चुनाव हार चुके एक समाजवादी नेता थे जिनका नाम था जय नारायण, जो कि समाजवादी नेता थे और वो इंदिरा के खिलाफ लड़े थे और वहाँ से चुनाव हार गए थे। तो उन्होंने एक याचिका डाली उच्च न्यायालय में। वो याचिका क्या थी ये देखिए। याचिका इस बात पर थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया है, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार में किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी पार्टी का कंपेनिंग करने के लिए नहीं भेज सकते। तो जय नारायण जो थे समाजवादी नेता, इन्होंने एक याचिका दायर की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव किया है उसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है। तो क्या हुआ कि जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, ने एक फैसला सुनाया जो कि 12 जून 1975 को सुनाया गया था। तो ये जो सारा खेल रचा गया था वो इसी बात पर रचा गया था। अब देख ले ये फैसला क्या था। ये फैसला था कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ है लोकसभा के लिए असंवैधानिक है, उसको इलीगल करार दे दिया गया कि जो इंदिरा गांधी जीत कर आई हैं, जो कांग्रेस ने अपनी पार्टी सत्ता में बनाई है, वो निर्वाचन, वो इलेक्शन ही असंवैधानिक है, उसको असंवैधानिक बना दिया गया। तो समस्या बढ़ गई थी। तो अब आगे देखिए क्या हुआ। इस फैसले का क्या मतलब था। इस फैसले का मतलब था कि इंदिरा अब सांसद नहीं रही। जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले के कारण जो इंदिरा जो प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है वो अब सांसद नहीं रही। 6 महीने के अंदर दोबारा सांसद निर्वाचित करना पड़ेगा। अगर वह निर्वाचित नहीं होती तो वो पीएम भी नहीं रहेगी। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें निर्वाचित होना पड़ेगा और तब वो उस सीट के लिए उम्मीदवार होंगी। तो 24 जून 1945 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी। अब देखिए क्या खेल खेला गया, क्योंकि इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट भी उसकी मुट्ठी में हो, तो उसने क्या किया, उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 24 जून को 1945 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको भी रोक दिया जाए। ठीक है। और ये फैसला लिया गया कि जब तक अपील पर सुनवाई नहीं होती है तब तक इंदिरा सांसद बनी रहेगी, लेकिन उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी। सांसद तो बनी रहेगी लेकिन वह संसद के कार्यों में भाग नहीं ले सकती, ये उस पर एक पाबंदी लगा दी गई। ठीक है। अब देखते हैं संकट और सरकार, कि सरकार के सामने क्या क्या समस्याएं आई जिसके कारण और आपातकाल की स्थिति आ गई। सरकार और समस्याएं, अब देखते हैं इसको। जो जयप्रकाश नारायण थे और अन्य विपक्षी दल थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया, क्योंकि उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में चला गया था फैसला, वहाँ उसको फिर थोड़ी सी रियायत दे दी। तो बाकी के जो आंदोलनकर्ता थे, जो जयप्रकाश नारायण थे और अन्य विपक्षी दल थे, उन्होंने इंदिरा के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया, क्योंकि इंदिरा की तो स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी, उस पर दबाव बनता जा रहा था। सभी दलों ने मिलकर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया और आज तक दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी भी नहीं हुआ जितना बड़ा जेपी नारायण की अध्यक्षता में किया गया था। तो जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। पुलिस और सेना से भी आह्वान किया कि वह सरकार की बातों को ना माने, क्योंकि पुलिस और सेना ही ऐसी होती है जो किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है।
और सरकारी कर्मचारियों को भी कहा कि सरकार के खिलाफ आ जाओ। वो तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनकी तनख्वाहें बंद कर दी थी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, तो सब उनसे खफा थे। इससे सरकारी कामकाज ठप होने का अंदेशा होने लगा था। सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा के बाद क्या होता है, सारी शक्तियां जो होती है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। तो 25 जून, ध्यान रखना बच्चों, 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की घोषणा की। अकेले ही फखरुद्दीन अहमद राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। तो 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने, राष्ट्रपति याद रखेंगे इसको, फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने भी तुरंत इसकी उद्घोषणा कर दी कि हाँ आपातकाल लागू कर दिया जाए। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। 25 जून 1975 को सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी संवैधानिक रूप से। अब अनुच्छेद 352 देश में लागू हो गया। 1952 आर्टिकल जो हमारा 352 है, 352 जो आर्टिकल है वो हमारा आपातकाल का आर्टिकल है, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी में क्या होता है, जो सारी शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आधी रात के बाद अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी। ये भी एक कितना बड़ा काम किया, कितना गलत काम था। एक तो सिर्फ राष्ट्रपति के कहने पर आपातकाल लगा दिया गया, और आधी रात को अखबारों से ये खबर लीक ना हो जाए तो अखबारों की बिजली काट दी गई। सुबह क्या हुआ, मंत्रिमंडल को यह सूचना दी गई कि आपातकाल लग चुका है। जो इंदिरा का मंत्रिमंडल था वो भी सकते में रह गया, सोच में पड़ गया कि हमसे सलाह मशवरा भी नहीं की। और क्योंकि मंत्रिमंडल तो मेन होता है किसी भी मंत्री के लिए, पीएम के लिए वो अपने मंत्रिमंडल बनाता है, उनसे सलाह करता है, तभी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है, लागू की जाती है। तो सुबह जब मंत्रिमंडल को पता लगा तो वो भी सकते में आ गए कि आपातकाल लग चुका है, और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि विपक्षी नेता ही उसके एंटी थे, कांग्रेस के। वही सब आंदोलन करे थे, पूरे देश के अंदर एक आंदोलनकारी स्थिति हो गई थी। तो विपक्षी दलों नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया रातों रात, और इसकी सूचना मंत्रिमंडल को भी बाद में दी गई। ठीक है, तो ये था सारा आपातकाल का खेल बच्चों, जो कि इंदिरा के टाइम में, कांग्रेस की टाइम में लगाया गया था। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या परिस्थितियां रही, आपातकाल की घोषणा हमें क्यों उस टाइम क्यों करनी पड़ी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, और आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी इसका डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख। तो आगे देखते हैं बच्चों, आपातकाल के क्या परिणाम निकले। इसमें देखिए आपातकाल के क्या परिणाम थे। विरोध जो हो रहा था पूरे देश के अंदर वो अचानक ही रुक गया, सब जगह शांति छा गई। विपक्षी नेताओं को तो जेल में ही डाल दिया गया था, हड़ताल के ऊपर रोक लगा दी गई थी, अगर कोई हड़ताल करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रेस की आज़ादी को रोक दिया, मीडिया बिना सरकार से पूछे कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकती, कुछ भी नहीं छाप सकती, तो प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी थी। निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अब ये देखिए, निवारक नज़रबंदी होता क्या है, किसी भी कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो उसको अपराध में जेल में डाल सकता है, लेकिन निवारक नज़रबंदी एक ऐसी सिचुएशन होती है, किसी को भी शक की बिना पर, किसी भी सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को शक की बिना पर उसको उठा सकती है, उसको जेल में डाल सकती है, या उसको किसी भी एरिया में ले जाकर नज़रबंद कर सकती है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट देखिए, आरएसएस जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ, आरएसएस आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ, और एक मुस्लिम संगठन है जमात इस्लामी, इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए। मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए, जो हमारे मेन अधिकार है, मौलिक अधिकार थे, वो भी आपातकाल में निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे आपातकाल के परिणाम निकले। अब देखिए आपातकाल का विरोध किन किन चीज़ों ने किया, कहाँ कहाँ आपातकाल का विरोध हुआ, ये आप देखिए। जो हमारे अखबार थे, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट
अखबार ने प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया। ठीक है, क्योंकि आपातकाल का विरोध करने वाली चीज़ें हैं। एक मैगज़ीन बंद हो गई जिसका नाम था सेमिनार और मेनस्ट्रीम। कुछ लेखक थे जिनका नाम था शिवराम कारंत और फंडेश्वर नाथ रेणु। इन्होंने अपने जो इनको अवार्ड मिले थे उनको लौटा दिया और कहा कि ये हमारे लोकतंत्र का दमन हो रहा है, तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इसके विरोध में उन्हें जो अवार्ड दिया गया था वो उन्होंने लौटा दिया। तो नेक्स्ट देखिए, आपातकाल के समय में क्या क्या ऐसे विवाद हुए। देखिए, उच्च न्यायालय के फैसले के लिए संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया। ये एक असंवैधानिक था, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को अदालत में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। जो कि हमारे जो नेता थे, समाजवादी नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को एक याचिका दायर की थी, चुनौती दी थी। तो इस फैसले के बाद, इस आपातकाल के दौरान उन्होंने संविधान में ही संशोधन कर दिया। ठीक है, संविधान के अंदर ही संशोधन कर दिया कि कुछ पद हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों को कोई भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। तो ये एक असंवैधानिक संशोधन था। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन हुआ। ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है बच्चों कि आपातकाल के दौरान संविधान में कौन सा संशोधन हुआ। तो संविधान में 42वां संशोधन हुआ। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव हुए और इसे हम क्या कहते हैं, विवादित संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए संशोधन किए गए थे। और इसी दौरान विधायिका के कार्यकाल को बढ़ाकर, ये ध्यान रखें, वैसे विधायिका का कार्यकाल कितना होता है, कोई भी सरकार जो चुन के आती है उसका कितने साल का कार्यकाल होता है, हम सब जानते हैं, 5 साल। तो 5 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपातकाल के दौरान क्या क्या गलत हुआ जिससे कि कांग्रेस की छवि खराब हुई। तो अब ये देखिए, सत्ता का दुरुपयोग किया, यह भी हमने पढ़ा। लोगों के साथ बहुत ज्यादतियाँ की गई। सरकार और पुलिस ने मिलकर जनता के साथ जितनी भी जाति कर सकते थे उतनी सारी जातियाँ की। 676 नेताओं को गिरफ्तारी की गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबरन नसबंदी की गई। ये एक बहुत गलत काम किया गया था जो कि संजय गांधी के इशारे पर किया गया था और लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई थी। जबकि जो संजय गांधी थे वो मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, उसको किसी मंत्रिमंडल में नहीं थे, उन्हें कोई पद नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ इंदिरा के बेटे थे, उसी पद को देखते हुए उन्होंने ये एक आपराधिक काम किया, जबरन नसबंदी कराई। ठीक है, और जो नसबंदी के टाइम पे जो पैसा दिया जाता, इंसेंटिव दिया जाता था, वो भी अपनी जेब में डाल लिया। तो इस आपातकाल के दौरान दिल्ली में झुग्गियां भी उजाड़ी गई। 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखो क्या क्या गलत हुआ आपातकाल के दौरान। अब देखिए और क्या हुआ। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटी गई। संजय गांधी ने सरकारी कामकाज में दखलंदाजी की, जो भी बताया। संजय गांधी इंदिरा के सिर्फ बेटे थे, वो कोई मंत्री मंडल में शामिल नहीं थे और ना ही वो किसी भी पद पर कार्यरत थे। प्रेस सेंसरशिप लगाई गई कि प्रेस में सिर्फ सरकार जो कहेगी वही आप उसमें प्रिंट कर सकते हो, वही छाप सकते हो, वही जनता के सामने भेज सकते हो। निवारक नज़रबंदी का इस्तेमाल किया। लोगों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की भी इजाज़त नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या रहा, सारा रिवाइज होगा कि आपातकाल के दौरान क्या क्या संघर्ष हुए, हमने क्या क्या गलतियां की। ठीक है, सरकार किससे क्या क्या गलतियां हुई। तो आपातकाल के अब सबक भी देख लेते हैं। आपातकाल के सबक के अंतर्गत आता है, भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि भारत के लोगों का लोकतंत्र में गहरा विश्वास है। क्योंकि हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है और बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी सत्ता में है उसके विपक्ष में जो पार्टी होती है वो उनके जो गलत कार्य होते हैं उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ करती रहती है। तो ये लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है कि लोकतंत्र एक
की जड़ बहुत ही मजबूत है। ये आपातकाल से सबक मिला। आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंदिरा के टाइम में कांग्रेस ने जो आपातकाल लगाया था वो कहा था कि देश के अंदर अंदरूनी गड़बड़ हो गई है, इसीलिए आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन अब आपातकाल अंदरूनी गड़बड़ बताकर नहीं लगाया जा सकता, केवल सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है? जो कि शस्त्रों से, अस्त्र शस्त्र के साथ जो विद्रोह अगर होता है, कोई आंदोलन होता है, तो उसे आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा। ऐसा नहीं है कि जब मन किया कि आपने उसको लगा दिया, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हमने जो पढ़ा है उसके अंदर कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति से सलाह की, राष्ट्रपति को कहा कि आप आपातकाल घोषित कर दें, लेकिन मंत्रिमंडल की कोई सलाह नहीं ली। तो इस आपातकाल से एक सबक मिला, ये इसमें संशोधन किया गया कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगा, तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। नागरिक अब अपने अधिकारों के प्रति और भी सचेत हो गए। ठीक है, आपातकाल के बाद और भी बहुत सारे संगठन बन गए। तो बच्चों, ये था हमारा आपातकाल के बारे में। आपातकाल के ऊपर बहस भी है, एक पक्ष में तर्क है, एक विरोध में तर्क है। ये भी आपके सपोर्टिंग मटेरियल में दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में आपातकाल के बाद की राजनीति किस प्रकार की थी। इसके अंदर आपका शाह आयोग भी आ जाएगा। शाह आयोग देखते हैं क्या होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।